100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। 100 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिजाइन कर लिया या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। 120 साइंटिस्ट छोड़कर चले गए। इन वैज्ञानिकों के इस्तीफे ने अपने आप में एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। ये पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है। और साथ में पीएसएलवी के कम से कम तो पिछले कई मिशन फेल हुए, लगातार बैक टू बैक फेलियर हुए। महापरियोजनाओं को संभालने वाले डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एक एक करके इसरो को अलविदा कह रहे हैं। 13 रॉकेट लॉन्च का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2026 तक एक भी लॉन्च नहीं हो पाया है। 2026 में अब तक इसरो ने सिर्फ एक मिशन ट्राई किया जो फेल हो गया। कोई भी वीआरएस और इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए, लेकिन आप सोचो कि जबरदस्ती किसी का रिजाइन एक्सेप्ट ना करो और कल तुम्हें काम करना पड़ेगा तो नहीं काम करेगा। इतना तेजी से निकले कि इन वैज्ञानिकों ने कईयों ने तो कई अहम प्रोजेक्ट छोड़ दिए। अब ये तो चुनौतीपूर्ण है। इसरो की लॉन्च एक्टिविटी पूरी तरह से रुक गई है और फाइनली किसी दिन ये होगा कि इसरो फेल हो गया। अगर दुश्मन देश किसी भारत की प्राइवेट कंपनी में फंडिंग करवा दे और उनसे कहे कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को तोड़ के इधर ले आओ, मुंह मांगा पैसा दे दो, आपका तो पूरा अंतरिक्ष प्रोग्राम रखा रह जाएगा। उसका फोकस गाय गोबर गोमूत्र में हो, हिंदुत्व का एजेंडा को लागू करना ज्यादा हो। और पीएसएलवी की जो अभी सारी एक के बाद एक जो फेलियर हुए हैं उसको कम बैक करने का दबाव है। मिशन में अब देरी होंगी, ये कोई शक वाली बात नहीं। गगनयान हो या चंद्रयान हो, वो देरी होगी क्योंकि उनके बंदे तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कि पाकिस्तानियों द्वारा हमारे ब्रह्मोस और अग्नि 6 के प्लान चुराने के लिए कई टॉप वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप किया गया था। नंबी नारायण के ऊपर तो फिल्म भी बनी है जो इसरो के अंदर जासूसी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। भारत के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि भविष्य भारत के लिए नहीं है। सरकारी नौकरियों के अंदर जो कैंसर पनप रहा है कि टैलेंट की इज्जत नहीं है। ये तो शुरुआत है यार, अभी तो आप देखिएगा क्या क्या होता है। हम इंतजार कर रहे थे चंद्रयान का, हम सोच रहे थे कि हम गगनयान देखेंगे, हम इंतजार में साहब लोग ही नहीं है। जी हाँ, 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत खबर है सर। जी हाँ, बिल्कुल अद्भुत खबर है। और ये कई न्यूज़पेपर में, खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको दिया है कि गवर्नमेंट टाइटन्स इसरो एग्जिट रूल्स एज 120 साइंटिस्ट क्विट इन ए ईयर। ये इसे क्या कहा जाए इस न्यूज आइटम के अंदर कि वेव ऑफ रेजिग्नेशंस बाय नियरली 120 इसरो साइंटिस्ट, many working on Gaganyaan and other flagship missions over the past years have prompted the Department of Space to tighten the rules on voluntary retirement and resignations, requiring all such cases to be cleared by headquarters instead of being routinely approved by central level. ये तो 14 जुलाई को एक नया ऑर्डर इशू हो गया साहब। 120 साइंटिस्ट छोड़कर चले गए। ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? किस किस्म की कहानी रची जा रही है? एक बात तो सबको पता है कि सरकार पैसे नहीं देती है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बैठे हैं साहब, उनको जो आईएएस अफसर हैं उनसे कम तनख्वाह मिलती है। ये तो मैं पहले बता दूं आपको। जो आईएएस अफसर हैं उनसे कम तनख्वाह हिंदुस्तान के ये जो हीरे हैं ना, हीरे डायमंड्स, स्पेस रिसर्च या एटॉमिक रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं, इनको तनख्वाह नहीं देती साहब। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साहब 120 अप्रोक्सीमेटली जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसरो को छोड़ दिया, या तो रिजाइन कर दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 14 जुलाई को, यानी कि परसों जो गुजर गया, एक इंटरनल मेमोरेंडम जारी कहा कि कोई भी वीआरएस और इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए, बिल्कुल भी। बल्कि यहां तक शायद कहने की कोशिश की जा रही है कि जब तक ये मिशन पूरे नहीं हो जाते कि उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, उनके रेजिग्नेशन को या उनके वीआरएस को। देखिए, आप दबाव डाल के तो काम नहीं करवा सकते। इंडिया को चाइना तो है नहीं साहब। आप ये कहो कि मैं आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा और उसके बाद भी अगर कोई बंदा चला जाता है तो आप क्या कर लोगे? इतनी तो साहब आपकी दादागिरी नहीं चल सकती मोदी सरकार की। हिंदुस्तान में आप हो सकता है वीआरएस किसी का एक्सेप्ट कर दोगे, वीआरएस नहीं देगा तो वो हो सकता है कि वो रिजाइन दे के चला जाए। आप क्या करोगे? पेंशन ही नहीं दोगे ना, इससे ज्यादा क्या कर लोगे आप? लेकिन आप सोचो कि जबरदस्ती किसी का रिजाइन एक्सेप्ट ना करो और कल तुम्हें काम करना पड़ेगा तो नहीं काम करेगा। आपको जो करना करो, निकाल दो नौकरी से। कर सकते हो क्या?
ऐसी दादागिरी से काम नहीं चलते। और साइंटिस्ट दादागिरी पे नहीं काम करते, साइंटिस्ट अपने पैशन पे काम करते हैं। भाई साहब, एक आदमी अगर टॉप लेवल का साइंटिस्ट सिर्फ 2 लाख में काम करता है और सामने उसको 10 लाख रुपए महीना मिलता है, तो क्यों नहीं जाएगा वो? आप देशभक्ति के पाठ पढ़ाकर रोक नहीं सकते ना किसी को। देशभक्ति के साथ साथ पैसा भी चाहिए, अपना रोटी भी चाहिए इंसान को। तो इन टैलेंट का बाहर जाना कोई नई घटना नहीं है। 2004 और 2007 के बीच में नए भर्ती हुए लोगों में से आधे लोगों ने नौकरी छोड़ दी। ये सरकारी आंकड़े हैं। 2004 और 2007 में जितने लोगों ने इसरो ज्वाइन किया, आधे लोगों ने छोड़ दिया। तो कोई नई चीज तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप तनख्वाहें देने को तैयार नहीं है और पता लगा कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और ये मानसिक और व्यावसायिक दबाव दोनों है इसके अंदर। मिशन की जो समय सीमा है उसको तय करने में कि आप 24-24 घंटे काम करो। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो हफ्तों और महीनों तक लगातार 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और यहाँ पे 0 एरर होती है। और साथ में पीएसएलवी के कम से कम नहीं तो पिछले कई मिशन फेल हुए हैं, लगातार बैक टू बैक फेलियर हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक टू बैक फेलियर जो है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं कि शोषण करके उनसे काम करवाया जा रहा है। क्या सरकार बंधुआ मजदूरी कर रही है? क्या सरकार 14 से 16 घंटे काम करवा के वैज्ञानिकों को बंधुआ मजदूरी करवा रही है, बॉन्डेड लेबर? जैसे अमेरिका ने कहा था कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग फोर्स्ड लेबर, इसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाना जरूरी है। और पीएसएलवी की जो अभी सारी एक के बाद एक जो फेलियर हुए हैं, अब उसको कम बैक करने का दबाव है कि क्या हो क्या रहा है, ये फेलियर क्यों है, इसको ठीक करो। ऊपर से मोदी जी ऑर्डर देते हैं, कर्मचारियों की कमी है। 14,108 जो टेक्नीशियन और साइंटिस्ट के पद है, सिर्फ 12,472 लोग हैं। 1,636 पोस्ट खाली पड़ी है, कोई भर्ती नहीं साहब। अब इसका मतलब ये हो कि अब सरकार कहती कि नहीं भैया, अब हमको भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अब दरअसल देखा जाए तो अब बात बिगड़ गई है। सरकार ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अब यहां पर शोषण शब्द तो आता ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है। जो नए विचार आते हैं, सुनने में आया कि उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उनको लंबी मंजूरी से गुजरना पड़ता है, जिससे जो यंग टैलेंट है, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहां पे क्या वो सीनियर है, वो सीनियर है, वो सीनियर, उसकी बात सुनी जाएगी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे काम करते हैं। अब डिपार्टमेंट स्पेस है, उनका कहना है कि अपनी मर्जी से जो ग्रुप ए के वैज्ञानिक यानी कि क्लास 1 जो अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं, यानी कि आईएएस के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती, उनके वीआरएस एक्सेप्ट मत करो। उनको डिपार्टमेंट स्पेस भेजा जाएगा दिल्ली में। जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक आप इनको रोक के रखो। लेकिन मुसीबत यह है कि आप इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी को रोक तो सकते नहीं, काम नहीं करवा सकते आप किसी को। आप कहोगे क्या करोगे, जेल भेज दोगे उसको, भेज दो। कुछ आलोचक इसे वैज्ञानिकों की जो प्रोफेशनल फ्रीडम है उसके ऊपर आप हथौड़ा चलाने की बात के रूप में देख रहे हो कि आप देश के लिए आप कुर्बान कर दो। भाई देश के लिए कुर्बान तब करेगा जब आप उसे पैसे दोगे। अब साहब 1600 नए वैज्ञानिक चाहिए, इनको कहां से आएंगे? मुझे लगता है जो भी यहां पर आएंगे वो फिर छोड़ के चले जाएंगे। हमें आपके 60,000 80,000 के ऊपर काम नहीं करना, हमारे पास तो लाखों करोड़ के पैकेज सामने खड़े हैं। नेचुरली साहब क्यों काम करेंगे? सरकार तो पैसे देने को तैयार नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक को भर्ती करना तो आसान है, लेकिन अंतरिक्ष के मिशन को डेकेड्स ओल्ड जो उनका अनुभव है वो कहां से आएगा? डिजाइनिंग है, क्राइसिस मैनेजमेंट है। मिशन में अब देरी होंगी, ये कोई शक वाली बात नहीं। गगनयान हो या चंद्रयान हो, वो देरी होगी क्योंकि उनके बंदे तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस बात को समझना होगा कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेशर डाल के काम नहीं करवा सकते, तो आप किसी को देशद्रोही नहीं ठहरा सकते ना। ऐसे क्या कहा जाए साहब। लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है और ये जो रिवोल्यूशंस आए हैं ये शॉकिंग है। और ये हमारे अंदर जो सरकारी नौकरियों के अंदर जो कैंसर पनप रहा है कि टैलेंट की इज्जत नहीं है, ये शायद उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है और सरकार इसके लिए दोषी है। लेकिन आज भारत के अंदर ही वैज्ञानिक नहीं रुक रहे हैं। इसके पीछे के मेजर रीजन क्या है? क्या उन्हें कोई पैसे देके खरीद रहा है, या फिर वो खुद वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाई नहीं है? क्या भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ठीक से धन खर्च नहीं कर रही है?
इतना तेजी से निकले कि इन वैज्ञानिकों ने कईयों ने तो कई अहम प्रोजेक्ट छोड़ दिए, यानी कि चंद्रयान 3 तक का जो लीडरशिप था वो तक छोड़ दिया। अब ये तो चुनौतीपूर्ण है कि साहब आप बीच में काम छोड़कर चले गए, अचानक छोड़कर चले गए, आपके पास सारी जिम्मेदारी थी, आप ही प्रोजेक्ट मैनेजर थे, सारी की जानकारी आपके पास थी, आप निकल लिए। यहां से एक चिंता और बनी, चिंता यह बनी कि अगर दुश्मन देश किसी भारत की प्राइवेट कंपनी में फंडिंग करवा दे और उनसे कहे कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को तोड़ के इधर ले आओ, मुंह मांगा पैसा दे दो, आपका तो पूरा अंतरिक्ष प्रोग्राम रखा रह जाएगा। आप विचार करिए, आज 400 कंपनी है और उनको फंडिंग के दम पर सारा काम हो रहा है, फंडिंग के नाम पर वो तमाम प्रकार के लोगों को तोड़ रही हैं। इतना बड़ा काम करने वाली संस्थान और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं। वहीं पर किसी को अचानक 2.5 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए जाएं कि साहब आओ आप इधर। एक तरफ भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाती है कि आओ हम स्टार्टअप्स को पैसा देंगे, वही स्टार्टअप्स वैज्ञानिकों के नाम पर उन्हीं इसरो के वैज्ञानिकों को ले आते हैं। तो फिर तो सर ये तो जीरो सम गेम हो गया। वहां पर भी तो काम ही कर रहे थे, यहां पर भी काम करेंगे, हमारा काम वही की वही रह गया, हम ग्रो कैसे किए। सरकार का तो डंडा होता है, अब सरकार ने यहां पर अपना डंडा चला दिया है, हमें बिना बताए नहीं जाओगे। अब सरकारी सेवाओं में ऐसी चीजें तो लिखी जाती नहीं है, तो नोटिस पीरियड का सिस्टम डाल दिया गया कि 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, छोड़ने से पहले अपने सीनियर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करना पड़ेगा या साथ वाले को समझाना पड़ेगा, तब जाओगे। एक बड़ी उछल कूद का सा माहौल इसरो के अंदर इस समय बन गया है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय कैसा होगा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अंतरिक्ष में कोई यान भेजने का कार्यक्रम हो, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, इन तमाम घटनाओं में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सक्रिय हो जाते हैं। वो उन स्टेशंस पे पहुंच जाते हैं जहां से ये लॉन्चिंग वगैरह हो रही होती है और इस तरह से अपने को पेश करते हैं जैसे वही लीड कर रहे हों इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे कार्यक्रम को, और सारी लाइमलाइट वो अपने ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो ये बात कहते नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और मिलते हैं वैज्ञानिकों से, और वैज्ञानिक भी चूँकि अब प्रधानमंत्री हैं तो जिस ढंग से मिलते हैं उससे एक प्रभाव, एक संदेश ये देने की कोशिश होती है कि जो कुछ भी भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत, कि जब आप उपलब्धि का श्रेय लेना चाहते हो तो कम से कम ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो संस्थान हमें विरासत में मिले हैं उनको अच्छे से संभाल के रखें और भविष्य के लिए तैयार करें। ये भी खबर आ रही है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है और ये हमें सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इन वैज्ञानिकों को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है। बहुत सारे हमारे जो अभियान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन ये देखिए कि इसरो की वार्षिक रिपोर्ट में अप्रैल 2026 से 2027 के बीच 13 रॉकेट लॉन्च का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2026 तक एक भी लॉन्च नहीं हो पाया है। अप्रैल से जुलाई तक एक भी लॉन्च नहीं हो पाया है। 2026 में अब तक इसरो ने सिर्फ एक मिशन ट्राई किया जो फेल हो गया। मई 2025 से 2026 के बीच 2 PSLV मिशन, PSLV C61 और PSLV C62 भेजे गए लेकिन फेल हुए थे। तीसरे स्टेज में समस्याएं आ रही थी। जनवरी 2026 के फेलियर के बाद इसरो की लॉन्च एक्टिविटी पूरी तरह से रुक गई है। तो ये अफेक्ट हो रहा है, हमारे अधिकारी जा रहे हैं, तो ये लगातार सिलसिला बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जाने का लगा हुआ है और हमारी सरकार कुछ ठोस कर नहीं पा रही है उनको रोकने के लिए। अब सवाल उठता है कि सरकार को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में जब दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है और फाइनली किसी दिन ये होगा कि इसरो फेल हो गया, हमारे जो दूसरे इस तरह के संस्थान हैं वो फेल होने लगेंगे और फिर अंततः क्या होगा ये कि ये अडानी को दे दो, वो अंबानी को दे दो, वो फला को दे दो। और सबसे दुखद पहलू तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न केवल इससे हो सकता है उसका फोकस गाय गोबर गोमूत्र में हो, उसका फोकस
विदेश यात्राओं और एक बड़ा भौकाल क्रिएट करने में ज़्यादा हो, चुनाव जीतने, सत्ता पर कब्जा करने, हिंदुत्व का एजेंडा को लागू करना ज़्यादा हो, लेकिन इस कोशिश में वो भारत के हितों को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं, भारत के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। देखिए ये सब होना है भारत में, आप इसको लेके सरप्राइज मत होइए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट पार्किंग के लिए, इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट सीधा आवाज उठाता उसको जान से मार दिया जाता है। भारत में ना ये चीज नॉर्मल है। हमारे नेता एकदम ही बेकार, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें। वो अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे बस। खबर ये है कि 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। आपने ठीक सुना, 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां साइंस को सबसे नीचे आका जाता है। बजट देख लीजिए, और वो भी हमारा टैलेंट है कि इतने कम बजट में हम मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशन कर देते हैं। दोस्तों, क्या हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है? क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि देखिए रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि 100 से ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसरो को छोड़ चुके हैं। ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया है। एंड लार्ज नंबर ऑफ डिपार्चर्स जो है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गगनयान, चंद्रयान मिशन, वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि यहां पर जो साइंस और इंजीनियर्स ने जॉब छोड़ी है इसरो से, दे आर बेसिकली फ्रॉम URSC। यू आर बेसिकली जो UR राव सैटेलाइट सेंटर, इसके अलावा VSSC दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुर, वहां से साइंटिस्ट छोड़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। जरा सोचिए, जिस इसरो ने हमें चांद के साउथ पोल पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, जो इसरो कल को हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, अगर उसी इसरो के सबसे बड़े वैज्ञानिक अचानक नौकरी छोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम रोशन करने वाले ये वैज्ञानिक अचानक इसरो का साथ छोड़ रहे हैं? वो कौन सी ताकत है जो इन्हें अपनी तरफ खींच रही है? और सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र चलाया है? 14 से 15 हजार कर्मचारियों वाली संस्था में 100-200 लोगों का जाना कौन सी बड़ी बात है? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। ये जाने वाले लोग कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। ये वो ग्रुप ए के सीनियर साइंटिस्ट हैं जिनके दिमाग पर इसरो के सबसे बड़े मिशन टिके हुए हैं। भारत का टैलेंट क्यों रुकेगा भारत में? आप बताइए, क्यों रुकेगा भारत में? तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत महान है? जितेंद्र प्रसाद भाई जो साइंस मिनिस्टर, वो कह रहे कि अरे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। ये तो घमंड है, ये तो शुरुआत है यार। अभी तो आप देखिएगा क्या क्या होता है। ये सबसे बड़ा सवाल उठना जायज है कि आखिर ये वैज्ञानिक इसरो छोड़ क्यों रहे हैं? क्या इन्हें देश से प्यार नहीं है या अंदर कोई बड़ी राजनीति चल रही है? पिछले कुछ सालों में भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियों की बाढ़ आ गई है। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल जैसी कई घरेलू कंपनियां अब खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना रही हैं। अब इन प्राइवेट कंपनियों को काम करने के लिए चाहिए ऐसे लोग जिन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी का सालों का तजुर्बा हो, और ये तजुर्बा किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों के पास। ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के इन टैलेंटेड वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुंह मांगा पैसा और बेहतरीन कॉर्पोरेट सुविधाएं ऑफर कर रही हैं।